seems to be very, very optimistic. Yes. And the India Alliance seems to be very optimistic as well. Yes. They are very enthused by the performance of two gentlemen. One, of course, is Rahul Gandhi, and the other one, by the way, let's not forget, is Akhilesh Yadav. Because I'll tell you what, Akhilesh Yadav जी जब इंटरवेंशन करते हैं लोकसभा में तो बहुत पहना होता है साहब, जबरदस्त होता है. Staunch supporter, very staunch and very hard supporter. And extremely. And he asks very, very, very relevant questions. बिल्कुल सर. और जो सवाल पूछते हैं बड़े पहने सवाल होते हैं साहब, बहुत रेलेवेंट सवाल होते हैं जिनका अभी तक जवाब नहीं आया. पूछ लेते हैं मनोज यादव जी से, चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द समाजवादी पार्टी एट द मोमेंट विद अस, जॉइनिंग अस फ्रॉम उत्तर प्रदेश. मनोज यादव साहब नमस्कार. आपको मेरा बहुत सादर नमस्कार, आपको भी, प्रदीप जी को भी. हर हर महादेव सर, हर हर महादेव. हर हर महादेव, हर हर महादेव. अब तो बोल ही दिया, राहुल गांधी जी ने भी बोल दिया, तो शिव जी की बारात है हमारी तो. और ये भी कहा सबको कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो शिव जी की बारात है, जहां पर कोई भी वर्जित नहीं है, हर एक का स्वागत है. तो मुझे लगता है कि ये जो कॉम्बिनेशन है ना सर, एक तरफ राहुल गांधी, साथ में अखिलेश यादव, अब तो बीजेपी बिल्कुल बैकफुट पर दिख रही है. आदरणीय मोदी जी तो पार्लियामेंट में दिखते ही नहीं है. मतलब ये क्या कर दिया सर आपने? मनोज यादव जी जरा इसके बारे में बताएं, कुछ रोशनी डालिए प्लीज. आई थिंक ही इज गेटिंग अ कॉल. जी सर. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. जो मौजूदा पूरी राजनीति है देश की, हर के जी वो बिल्कुल दूसरे मोड पे चली गई. और मैं तो क्या शब्द कहूँ कि जब मोदी फर्स्ट था, मोदी सेकंड था, तब तो कैसे नारे लगते थे पूरे सदन में. कोई जय श्री राम बोल रहा है, कोई पता नहीं क्या बोल रहा है. अब तो राहुल गांधी जी ऐसे उठाते हैं पिक्चर और वैसे उनको स्क्रीन से ऑफ कर दिया. कितनी गजब की बात है. अब इसको अगर हम कहें या विपक्ष इंडिया अलायंस के लोग कहें कि मौजूदा सत्ता भगवान विरोधी है, तो क्या ये मेरा आरोप सीधे सीधे बनता है? नहीं बनता. और यही लोग थे नारा लगाते थे जय श्री राम का, यही लोग हर हर महादेव का नारा लगाते थे, हिंदू राष्ट्र का नारा लगाते थे, पता नहीं क्या क्या सदन में करते थे. तो निश्चित तौर पे कुछ बदलाव समय ने ऐसे किए हैं कि बीजेपी को बड़ा एम्बेरस महसूस हो रहा है. और ऐसी एम्बेरस मैंने नहीं देखी बीजेपी, कभी भी नहीं देखी. अटल जी की सरकार थी जो 15 दिन चली, 15 महीने चली और 5 साल चली जी, लेकिन इतना एम्बेरस कभी नहीं. फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कि इतना एम्बेरस है सरकार की इंसान से चिढ़ती है, लोगों के नाम से चिढ़ती है, भगवान से भी चिढ़ती है. और विपक्ष के लोग अगर कुछ कह दे तो वो ऐसा लगता है जैसे कि कहते नहीं, हाथ से निवाला छीन लेना, ठीक वो स्थिति हो जाती है. हाथ से निवाला छीन जाता है भाजपाइयों का और बड़े परेशान हो जाते हैं. तो है तो कुछ परिवर्तन हुआ है. राहुल जी ने भी वो बातें उठाई हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने भी उस बात को, आज जो सवाल पूछा जिसकी बात आप कह रहे थे बड़े पहनेपन से जी, निश्चित तौर पे इस पूरे देश में, मैं इस नाते नहीं कह रहा हूं कि मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्स पर्सन हूं इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं इस नाते कह रहा हूं कि पूरे देश में अगर कोई नेता है जो मीडिया से हाजिर जवाबी के साथ संयमता से बात करते हैं, सदन में पूरी संयमता के साथ धारदार सवाल पूछते हैं, तो वो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी. कोई भी अखिलेश यादव जी ने जो आज सवाल किया है वो दैट इज द मोस्ट रेलेवेंट क्वेश्चन. सबसे रेलेवेंट सवाल तो वही है. जो आज वो डूबने की बात कर रहे थे स्टूडेंट्स की, तो जो सबसे रेलेवेंट सवाल था वो सिर्फ अखिलेश यादव जी से आया. उनका भैया देखो ये एनओसी जो मिली है या वो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट जो मिला है इनको, उन अधिकारियों के ऊपर क्या एक्शन हुआ है जरा वो तो बता दीजिए. क्या कर रहे थे वो लोग अभी तक? That's a very, very important question. Now, I don't think anybody has any answer to that. But I'll ask you. अभी मैंने देखा आपको देखा मैंने. आप जरा बड़े प्यार से कटाक्ष कर रहे थे आदरणीय सम्मानीय स्पीकर साहब ओम बिरला जी के ऊपर. तो ओम बिरला जी का बिहेवियर कुछ चेंज हुआ है आपके मुताबिक, या वो अभी भी वैसे का वैसे ही है सर? नहीं, वो बिल्कुल वैसे ही है. हमारे यहाँ एक कहावत है, उस कहावत को मैं नहीं कहूंगा, उत्तर प्रदेश में कही जाती है जी, उनमें कोई सुधार नहीं, कोई सुधार नहीं. वो कहावत नहीं कहूंगा, अच्छी नहीं है कहावत, लेकिन इसलिए मैं जरूर इस बात को कहते हुए बिल्कुल संकोच नहीं करूंगा कि
बिरला जी का जो बिहेव है सदन के अंदर और खासकर नेता प्रतिपक्ष के लिए और आ, आ, जो विपक्ष के और सांसद हैं उनके लिए बहुत गंदा है। भारतीय राजनीति में मैंने किसी लोकसभा के अध्यक्ष का इस तरह का व्यवहार सदन में विपक्षियों के लिए नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा मैंने। इतने सालों से मैं भी 2 दशक से इस राजनीति को बहुत बारीकी से देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ। 1 दशक से ज्यादा का समय मुझे राजनीति में हो गया, उससे पूर्व भी मैंने देखा। राहुल गांधी जी को अभी मैंने एक अपने ट्विटर पे मैंने एक पोस्ट डाली थी, जब ये बहुत गंदे ढंग से राहुल गांधी जी को कुछ बोल रहे थे, उंगली दिखा के कह रहे थे और बहुत गंदा एटीट्यूड था, बहुत गंदे शब्द थे। तो राहुल गांधी जी तो फिर भी कुछ नहीं बोले, लेकिन ओम बिरला जी के लिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इनका व्यवहार समाजवादियों के लिए ऐसा हो गया तो समाजवादी लोग मुंहतोड़ जवाब देने के लिए परिचित अंदाज है। और फिर हमारा यूपी वाला फ्लेवर महाराष्ट्र से थोड़ा थोड़ा टचिंग सा रहता है। जैसे महाराष्ट्र में नहीं शिवसेना को लोग समझते हैं कि हाँ वो तुरंत हो जाना और तुरंत जवाब दे देना, तो ठीक है। हाँ तो वही वाला है, वो तो खैर हम लोगों लेकिन ये मैंने पहली बार देखा सर, मनोज यादव जी। मैंने पार्लियामेंट कवर किया है थोड़ी देर के लिए, ज्यादा नहीं, 1-1.5 साल के लिए कवर किया है, लेकिन फिर भी क्योंकि क्या बाकी सब रिपोर्टर्स वगैरह जाया करते थे, मैं भी गया हूँ पार्लियामेंट में काफी बार। सर आज तक किसी भी स्पीकर को, भले बलराम झाखड़ जी हों, बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, उसके बाद पी ए सांगमा साहब हों, अपनी मीरा कुमार जी हों, बाकी जितने भी बालयोगी साहब हों, मनोहर जोशी साहब हमारे यहाँ महाराष्ट्र के, सर आज तक कभी किसी ने लोगों को ऐसे ट्रीट नहीं किया कि मैं हेडमास्टर हूँ और तुम स्टूडेंट्स हो। आज तक कभी ऐसा बिहेवियर नहीं आया। मैं वो कड़क वाला गांव वाला हेडमास्टर हूँ जो सीधा डंडा बजा देता है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है सर। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जैसे नेता हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में जैसे विधानसभा में भी तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, नेता सदन हैं, सभी लोग हैं। महाना जी का बड़ा अच्छा बिहेव रहता है, बीजेपी से ही है, बहुत अच्छा बिहेव, मतलब आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए भी और जो अभी हमारे नए बने हैं नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, उनके लिए भी, मतलब कभी किसी के लिए हमारे अध्यक्ष महोदय विधानसभा के उनका व्यवहार खराब नहीं रहा। ठीक है, हो सकता है कभी थोड़ा सा कूल, कभी थोड़ा सा वार्म होना पड़ता है हर पद पे बैठे व्यक्ति को, लेकिन उंगली दिखा के और ये कहना राहुल गांधी जी सुनिए, अरे ये तो कहिए राहुल गांधी जी का बड़ापन है, बड़ा दिल है जो इस तरह राहुल गांधी जी सुन लेते हैं। आजकल प्यार से मनोज जी प्यार से जवाब भी देते हैं, बोले बेचारे पत्रकार, तो बोले बेचारा नहीं है बैठो, तो बोले कि नॉन बेचारा पत्रकार कन्फाइन। तो मनोज जी यादव जी, मैं बेसिक प्रश्न पे आता हूं कि राहुल गांधी जी ने कहा ये पुअर डाउन ट्रॉडन के लिए बजट नहीं है, मिडिल क्लास के लिए बजट नहीं है, ये कि हर वर्ग को इन्वॉल्व नहीं हुआ, सब वर्ग सेटिस्फाई नहीं किया, मगर मोदी जी कह रहे कि एवरी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन को हमने इसमें कर दिया। और बीजेपी वाले पूरे रिपोर्ट कार्ड पहले पढ़ा थे, पीएम किसान देखो, आवास योजना देखो, आयुष्मान देखो, उज्ज्वला देखो, नल से जल 15 करोड़ पहुंचे। मनोज यादव जी 15 करोड़ का आंकड़ा मोदी जी ने ट्वीट करके बताया, 15 करोड़ शौचालय। तो क्या ये गरीब और मिडिल क्लास सब टैक्स का बेनिफिट दिया है? मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी आज ट्वीट किया कि टैक्स का बेनिफिट दिया हमने इन मिडिल क्लास के लिए, जो कोई नहीं किया। तो वेर क्या डिफरेंसेस है मोदी जी कहना और जो वास्तविकता? नहीं, देखिए मैं बिल्कुल स्पष्ट कर दूं प्रदीप जी की जो मोदी जी बता रहे हैं वो इस देश के आम आदमी के लिए बहुत प्राइमरी चीज है, बहुत प्राइमरी चीज है। ना इसमें सुरक्षा है, ना इसमें स्वास्थ्य है और ना ही इसमें शिक्षा है। और किसी भी राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, विकसित बनाने के लिए, उसकी जीडीपी बढ़ाने के लिए, उसके राज्य के लोगों को मजबूत करके उनका आर्थिक सामाजिक जीवन बेहतर बनाने के लिए 3 बिंदुओं पे काम करना पड़ता है। क्या तीनों में से कोई चीज है इसमें? क्या ना सुरक्षा पे कुछ है, ना शिक्षा पे कुछ है, ना स्वास्थ्य पे कुछ है। वो क्या कह रहे हैं, साहब हमने आवास दे दिए, साहब हमने लैट्रिन बनवा दी, साहब हमने ये कर दिया, साहब हमने किसान सम्मान निधि दे दी। ये तो जीवन यापन करने का एक बहुत छोटा रास्ता है, बहुत छोटी बात है। इससे मुझे नहीं लगता है कि देश में कोई व्यक्ति एम्पावरमेंट उसका हो पाए।
एम्पावरमेंट तभी होगा, तभी हमारे देश की व्यवस्थाएं बेहतर होंगी जब आप बड़े पैमाने पे काम करेंगे। और इस देश में एजुकेशन सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें लगातार सुनने में आ रहा है कि 1.5 या समथिंग बजट कम हो गया। मतलब जो पूर्व की सरकारों का बजट था शिक्षा को लेके, उसमें कम हो गया। क्यों कम हो गया, ये मोदी जी बताएंगे। उनको लगता है कि उनके बगैर पढ़े लिखे, बगैर डिग्रीधारी, मान लो जब पूछा देश ने प्रधानमंत्री बनना था तो डिग्री आ गई थी कहीं से। तो उस तरह सबकी किस्मत नहीं हो सकती है ना, ये बात आप भी समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि मतलब बिना पढ़े लिखे कोई प्रधानमंत्री 3-3 बार बन जाएगा, ये तो नहीं है। हर कोई मोदी नहीं हो सकता। तो जो नरेंद्र मोदी जी का अपना खुद का जो एनालिसिस है देश को लेके पूरा, कि बिना पढ़े लिखे ही देश हमारा सब समृद्ध हो जाएगा, वो बड़ा खतरनाक है। और इससे मुझे लगता है कि देश का नुकसान हो रहा है। तो निश्चित तौर पे जो बजट की बातें गिनाई जा रही हैं, उस बजट से कोई मतलब नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ये बजट सिर्फ समर्थन मूल्य था उनके घटक दलों को समर्थन देने के, समर्थन मूल्य के रूप में कुछ। और यहाँ पर पी चिदम्बरम साहब ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा। इनफैक्ट पी चिदम्बरम साहब राज्यसभा में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो कंडीशन अभी आंध्र प्रदेश की है और बिहार की है, वो 10 साल पहले भी थी। आपकी सरकार को अब 11 साल हो गए हैं, तो 10 साल पहले आपने ये सब देने का सोचा नहीं बिहार और आंध्र प्रदेश को, अभी क्यों याद आया आपको? मतलब बहुत, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड। जी बोलिए सर। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। मुझे याद है जब नरेंद्र मोदी जी 2015 के चुनाव में बिहार गए थे जी, और बिहार में, उस वक्त मैं बिहार में ही था, सीतामढ़ी जनपद की रीगा विधानसभा में जी, मैं पार्टी की तरफ से मैं गया था चुनाव लड़ाने के लिए, और हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में थी। तभी मोदी जी ने एलानिया वहां कहा था, इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़, इतना करोड़, और लास्ट में 1.25 लाख करोड़ के ऊपर का ये कह के कहा दिया। मैं पूछता हूं, अगर 2015 में ऐलान बिहार को लेके किया था प्रधानमंत्री जी ने, और प्रधानमंत्री वही हैं, दूसरे तो है नहीं, नाम भी सेम है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। अब कुछ परिवर्तन तो हुआ नहीं है, 25, 15 और 24 तक में कोई बदलाव नहीं है। तो नरेंद्र मोदी जी अगर उस हिसाब से 10 साल में 10-10 हजार करोड़ रुपए ही देते बिहार को, तो उनका खुद का जो वाक्यांश था, जो उनका खुद का कथन बिहार को लेके था, जो खुद का स्टेटमेंट था कि मैं 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए बिहार को मैं दे रहा हूं, तो पहुंच जाता। 1 लाख करोड़ रुपए अगर किसी स्टेट को मिलता, आरके जी तो आप बेहतर समझते हैं, और खासकर बिहार जैसे राज्य को, तो उसमें और ज्यादा बेहतर और सशक्त वो स्टेट बन जाता। लेकिन कोई रोक भी नहीं रहा था, हमने विरोध भी नहीं किया, लालू प्रसाद जी की भी पार्टी ने कोई विरोध नहीं किया कि आप पैसे मत दीजिए। तो जो पी चिदम्बरम साहब कह रहे हैं या जो मैं सवाल उठा, ये बिल्कुल सत्य बात है कि कोई मंशा नहीं थी। अभी भी जो कह रहे हैं वो कोई चला नहीं गया है कि बिहार के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, ना 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 ना, वो परियोजनाएं हैं जी, और परियोजनाओं को कब से शुरू किया जाएगा और कब तक पूरा किया जाएगा। और यहाँ दूसरी बात एक और है, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, पता नहीं इसके बारे में शायद आपको ज्यादा जानकारी हो, क्योंकि आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट, मुझे अभी तक इसका जवाब मिला नहीं है। जो पैसा अलॉट किया गया है अमरावती के लिए, 15,000 करोड़ जो अमरावती के लिए अभी अभी अलॉट किया गया है आंध्र प्रदेश में, वो पैसा अलॉट नहीं किया गया है। वो है कि सेंटर विल स्टैंड गारंटी, अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो सेंटर विल स्टैंड गारंटी फॉर द लोन्स, कहने का मतलब ये हुआ है। तो आंध्र प्रदेश को कर्जा लेना पड़ेगा सर, ये स्कीम है शायद। जी नहीं तो बिल्कुल आरके जी, ये मेरेकल लोग हैं। अब गुजराती लोग जो खुद कहते हैं, माफ करना मैं किसी स्टेट के लोगों को नहीं पॉइंट आउट कर रहा, जब नरेंद्र मोदी जी के हवाले से आप सुनेंगे तो उन्होंने क्या बोला था, हम गुजराती लोग, हमारे खून में व्यापार दौड़ता है। अच्छा, जिसके खून में व्यापार दौड़ेगा वो कोई हर जगह तो नफा नुकसान ही सोचेगा ना। तो वो एज ए प्राइम मिनिस्टर थोड़ी नहीं कोई बात कर रहे, वो तो नफा नुकसान की बात कर रहे। तो जो आपका बिंदु है, मैंने उस पर बहुत ज्यादा नहीं अध्ययन किया, क्योंकि यूपी का मैटर नहीं था तो ज्यादा फोकस्ड भी नहीं हूँ। लेकिन जो कंडीशन आप, अगर वो गारंटी टू लोन है, तो आई एम वेरी शॉक। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि चंद्रबाबू नायडू मान के आए गए, उनको तो स्टेटमेंट देना चाहिए था, ये साहब मजाक क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ। लेकिन खैर कोई दिक्कत। बट 1 करोड़ युवा सशक्तिकरण के बाद किए मोदी साहब ने 1 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं उनको करीबन 500 कंपनियों से ज्यादा कंपनियों में इंटर्नशिप मिलेगा।
छह हजार मिलेंगे और 5000 मंथली मिलेगा। मुद्रा लोन के माध्यम से 10 लाख का 20 लाख हो गया, वहां से युवा शक्ति मिडिल क्लास को फायदा होगा। जो स्किल ट्रेनिंग है, 20 लाख बच्चों को स्किल ट्रेनिंग दे देंगे मोदी साहब। तो क्या आपको, और एजुकेशन लोन फिर 10 लाख जो बच्चों को, एलिजिबल बच्चों को, तो क्या युवा सशक्तिकरण, और ये 5 साल के टर्म में जो महिला सशक्तिकरण की बात है, 5 करोड़ लखपति दीदी बनाएंगे, तो क्या ये इंपैक्ट क्रिएट नहीं करेगा मनोज यादव जी? देखिए, वो लखपति दीदी वाले से शुरू करता हूं। इधर लखपति दीदी बनाएंगे, उधर करोड़पति कर्जापति बना देंगे, ये भी जान लीजिए आप। ये नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का सबसे बड़ा है। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जिस किसान को ये 6,000 रुपए मंथली देने की बात कर रहे हैं, उस किसान के घर पे इन्होंने जबरदस्ती मुफ्त बिजली दे दी थी। ये मेरे पास एक डाटा नहीं है, सैकड़ों लोगों का मेरे पास ये डाटा है, जिन पे मतलब इतना पैसा नहीं था, छोटे काश्तकार थे या उनको सम्मान निधि भी नहीं मिलती थी, छोटे छोटे लोग, तो उनको बिजली दे दी। बिजली उत्तर प्रदेश में, पूरे नॉर्थ इंडिया में सबसे महंगी अगर कहीं है तो उत्तर प्रदेश में, 7.5 से 8 रुपए यूनिट बिजली। गांव का गरीब किसान, जिसका नाम मैं कोई XYZ रख लेता, जिसकी प्रतिदिन की इनकम 150 रुपए नहीं, 200 रुपए भी नहीं, वो आदमी का बिल अगर वो 1 साल नहीं जमा करता, बिजली और इस्तेमाल कर ले रहा है, तो किसी का 70,000, किसी का 80,000, किसी का 1 लाख बिल हो गया 1 साल में जुर्माना लगा के। वो बिल नहीं जमा कर पाया। आप कल्पना करो, आप लखपति दीदी बना दो, आप किसानों को इम्प्रूव कर दो, एम्पावर कर दो, लेकिन जो लोग बिजली का बिल नहीं जमा कर पा रहे हैं गांव के, जिनको आपने मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, आप ही तो वो मुफ्त कनेक्शन था, लेकिन ऐसा प्रचारित था कि मुफ्त बिजली कनेक्शन आपको दिया जा रहा है, मतलब आपको मुफ्त ही बिजली रहे। तो ये पूरी तरीके से एक छलावे वाली सरकार। और जिन योजनाओं की बात आप कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी से, ये सब 10 साल में पिक्चर पुरानी हो चुकी है। इस पिक्चर का कोई मतलब नहीं। सर, जो प्रदीप जी ने सवाल आपसे पूछा, 500 कंपनियां 1 करोड़ अप्रेंटिसेस, मतलब 1 साल में 20 लाख अप्रेंटिस, 500 कंपनी में 20 लाख अप्रेंटिस, मतलब एक कंपनी में 4,000 अप्रेंटिस और देयर अबाउट्स। तो सर, वो कोई प्राइवेट कंपनी क्यों लेगी? 4,000 या 400 या 40 भी क्यों लेगी कोई भी प्राइवेट कंपनी? आप किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। अगर ये मानते कि पब्लिक सेक्टर कंपनीज में आप लगा रहे हैं तो मान सकते थे। कोई प्राइवेट कंपनी आपके अप्रेंटिस को क्यों लेगी सर? नहीं, मैं इस पे व्यंग्य करना चाह रहा हूँ, और मेरा तगड़ा व्यंग्य है। और व्यंग्य इस बात का है कि आपको याद होगा, एक RSS जैसी कंपनी है, उसको मैं संगठन नहीं, कंपनी कुछ देर के लिए मान ले। अभी एक नया कानून लाए हैं कि RSS के लोग अब सरकारी कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं जी, किसी भी सरकारी उसमें जा सकते हैं। तो ठीक वैसी ही स्थिति है। ये जो बता रहे हैं साहब लोग, ये सिर्फ और सिर्फ RK जी वो इसलिए है कि RSS के लोगों को स्किल करने के लिए पैसा दे दिया जाएगा, बस इतना सा। और चूंकि मैं ना तो कोई कंपनी मान रहा हूँ, ना तो मैं कोई ऐसी चीज मान रहा हूँ जिसको मैं ये मान के चलूं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ हो जाएगा। क्योंकि आपने बिल्कुल सही बताया है, और मैं भी बिल्कुल सही समझ पा रहा हूँ कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा अब तक कुछ भी है ही नहीं है जो किसी कंपनी को आप 4,000 एम्प्लॉय, 5,000 एम्प्लॉय, वो बार बार मेरा कट जा रहा है, पता नहीं कोई बार आपको फोन आ रहा है बहुत। हाँ, कॉल आ गई थी, इस वजह से इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जी, नॉट टू वरी सर, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, वी विल वेट। कैन आई रिकनेक्ट? Yes, please reconnect. Okay. We'll wait. No, the only thing is, Pradeep ji, over here, when I talked about Andhra Pradesh, the Union Finance Minister held a press conference, and when she was asked about it, she said very clearly that they were getting this 15,000 crores for Andhra Pradesh from the World Bank. She said so. Yes, right here. बिल्कुल। ये 15,000 करोड़ जो आंध्र प्रदेश को वादा किया गया है, ये वर्ल्ड बैंक से आएगा। We are recognizing the state's need for capital. We will facilitate special financial support through multilateral development agencies
in the current financial year, rupees 15,000 crores will be arranged with additional amounts in future years. Will be arranged, facilitate, Yes. arrange. कहने का मतलब ये हुआ सर, Andhra Pradesh is already a revenue deficit state. How is it going to repay the loan? अगर वर्ल्ड बैंक का लोन आता है, हाउ विल इट रीपे? 15,000 करोड़ चलो इस साल के लिए आ गए, अगले साल के लिए यू नीड अनदर 15,000 crores because the overall budget is about 1,05,000 crores for a new capital. Creating a new capital is a big task. It's a major task. सर 1 लाख करोड़ Capital intensive task. सर 1 लाख करोड़ रुपए पे अगर 2% पर एनम या 1.5% पर एनम पे भी आप लेते हैं, because international interest rates are quite low. You know, internationally you can pick up money at about 1.5%, 1.6% if the government of India stands guarantee. But still, to be able to repay that much of money per annum, I mean, it's going to be huge. Of course, there could be very good terms like the interest will become due 10 years later or 7 years later or whatever. But Or probably with no, like the bullet train doesn't. It is 0% interest. no, that is a grant from Japan. No, whatever. If they even if they try to work on that, But the World Bank does not give 0% loan, sir. World Bank will give a loan on the standard rate of 1.2% to 2%. yes. Or, as in the case of Pakistan, 5.5%, 6%. In our case, it will be about 1.2 to 2%. And even 1.2 or 1.5%, sir, is a lot of It's money huge. It's for huge. Andhra Pradesh. Yes. I hope Mr. Chandrababu Naidu knows about it. I hope. We don't know. Anyway. We are talking about where Maharashtra is concerned. 8 lakh crore debt is a huge debt, and people, and it has to be serviced. yes, and people are political parties are questioning how are you going to do it? How are you going to do it? सर मुझे याद है सुशील कुमार शिंदे जी का जब मैंने इंटरव्यू किया था, उन्होंने ये कहा था कि 1.5 लाख करोड़ हमारा डेफिसिट है, उस वक्त 1.5 लाख करोड़ था, इसके ऊपर मुझे हफ्ता देना पड़ता है, यानी इंटरेस्ट देना पड़ता है, ये उन्होंने कहा। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ 8 लाख करोड़ के ऊपर कितना इंटरेस्ट जा रहा है महाराष्ट्र का, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। आई एम शॉक्ड बिकॉज फिस्कली दैट मीन्स यू आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज यू मेक योरसेल्फ आउट टू बी, एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस like for example when the World Bank says or the IMF says India is going to grow at about 7%, I believe them. We may grow at an even higher rate, but Pradeep ji, that will be jobless growth. बिना नौकरियों की ग्रोथ होगी, लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला सर उसमें। जो टॉप लेवल के 1% जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, उनको फायदा होगा। Well, let's go back to मनोज यादव साहब जी। मनोज यादव जी, मनोज यादव जी, I want to ask you because आज राहुल गांधी जी ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला, चक्रव्यूह की बात किए थे, चक्रव्यूह, और ये चक्रव्यूह में 6 लोग थे और अब के 6 लोग जो है वो है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजित डोवल, मोहन भागवत, अंबानी और अडानी, और ये सब जिक्र करते हुए ना अग्निवीर लेके आए, मतलब अग्निवीर स्कीम इस चक्रव्यूह के बीच में। अग्निवीर अखिलेश यादव जी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और दिल से लगा हुआ सब्जेक्ट है। मोदी जी ने कहा आई स्टैंड बाय अग्निवीर, आई स्टैंड बाय अग्निवीर, बिकॉज हमारे जो एवरेज एज है वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है। वी वांटेड अ यंग कॉम्बैटिव मिलिट्री फोर्स, आर्मी फोर्स, एंड आई स्टैंड बाय अग्निवीर बिकॉज इसको हमने डेकेड्स इसमें बात करते करते, डिस्कशन करते करते इस चीज तैयार हो गया है। तो हाउ डू यू सी दैट? जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी ने उठाया, मोदी जी ने डिफेंड किया। मैं प्रदीप जी इस पर बड़ा गंभीरता से बात करना चाहता हूँ। वो चाहे अभी डोभाल जी हों, चाहे वो गृह मंत्री जी हैं चाणक्य जी, और चाहे फिर प्रधानमंत्री जी के, खैर मैं गिनता नहीं उसमें, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बड़े अच्छे रणनीतिकार नहीं, बड़े अच्छे, आप लोग अंग्रेजी में पता नहीं क्या कहते हो, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में कहा जाता है अपनी भाषा में लोगों को मंत्रमुग्ध कर देना, उतना आता है उनको, बस बाकी किसको आता मुझे नहीं पता। जो अग्निवीर की व्यवस्था लेके आए वो चाइना की नकल है और कुछ उन कंट्रीज की नकल है जहां पे मैन पावर बहुत कम है। चाइना में मैन पावर ज्यादा है, लेकिन वो ये चाहते हैं, चूंकि उनका पूरी दुनिया में बाजार बहुत बड़ा है, वो मैन्युफैक्चर्ड, बड़ा मैन्युफैक्चर्ड कंट्री है चाइना, हर चीज बनाता है और पूरी दुनिया को बेचता है। तो वहां पे मैंडेट है 5 ईयर के लिए मिलिट्री में जाना, या तमाम सारे और भी राष्ट्र हैं जहाँ पे, कोरिया में भी है, और
फॉरेन कंट्री में भी तमाम देश है जहाँ पे आपको 5 साल 4 साल मैंडेट है कि आर्मी में आपको रहना पड़ेगा, आर्मी की सेवा करनी पड़ेगी। उनके भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक जो भी रख सकते हैं उस मुद्दों के आधार पर रखना। भारत में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि हम 5 साल के लिए और उस सच्चे सैनिक को, अच्छे सैनिक को 5 साल की नौकरी देके और इसके बाद उसको आउट कर दें। क्योंकि भारत दुनिया में सबसे बड़ा देश लगभग बनने वाला है, मैन पावर की कोई कमी नहीं है, बहुत आदमी आपके पास है और उस मैन पावर को अगर शॉर्ट लिस्ट करेंगे तो फिर आपके देश पे बहुत बड़े बड़े खतरे होंगे। क्योंकि हम सबको नौकरी नहीं दे सकते, सारे डिपार्टमेंट में भी नौकरियां नहीं है इतनी, लेकिन जिसमें है उसमें भी छटनी की जाएगी। तो जो गांव का और तमाम सारे किसानों का, छोटे परिवारों के बच्चे जो अपने आप को आर्मी में ले जाते हैं, वो बिल्कुल मैं राष्ट्रभक्ति के नाम पे वो आर्मी में जाते हैं, पैसा कमाने नहीं जाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं शहीद होते हैं और सेवा पूरी कराते हैं तो वो एक मजबूत स्थिति में आ जाते हैं और उनका परिवार आगे बढ़ जाता है और वो भी हमारे साथ उस लाइन में आ जाते हैं जिस लाइन में इस देश के हर नागरिक को जीने का अधिकार है। मैं वो नहीं समझता हूँ कि वो अडानी अंबानी के कैटेगरी में आ जाते हैं। वो आम आदमी जो अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा पहन सकता है, उस कैटेगरी में आ जा सकते हैं। मतलब उनको बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं होती। लेकिन अगर किसी के परिवार को गंभीर बीमारी हो गई तो वो और भी परेशान हो जाता है और उस 5 लाख रुपए के वो स्वास्थ्य वाले कार्ड से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि उसमें भी सेगमेंट है कि कितनी बीमारी के लिए कितना पैसा दिया जाएगा। तो उस कंट्री में इस तरह की चीज़ों को लागू करना बहुत डेंजरस है। हम इसलिए बार बार इस बात का समर्थन करते हैं, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी इसलिए समर्थन करते हैं, आरके जी, प्रदीप जी, क्योंकि हम चाहते हैं और हमारी विचारधारा, समाजवादी विचारधारा ये चाहती है कि जो लोग पीछे रह गए हैं उनको आगे लाया जाए, शैक्षणिक रूप से, स्वास्थ्य के रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग सशक्त बने, जिससे कि इस देश का विकास हो सके। उसका एक बहुत अच्छा जरिया हमारे आर्मी और रेलवे के 2 डिपार्टमेंट है। रेलवे में भी अब जिस स्थिति में आ गई है, सब प्राइवेट होता जा रहा है, सब एडॉक पे सर्विसेज एजेंसी के थ्रू रखी जा रही है। वही स्थिति कमोबेशी है आर्मी में ले आए। उत्तर प्रदेश पुलिस वाला लेटर आप लोगों को मैंने बताया था कि यहाँ पे लीक हो गया था, वो भी बिल्कुल एजेंसी गार्ड की तरह उत्तर प्रदेश में भी रखना। तो इससे इस देश के पिछड़ों का, दलितों का, अगड़ों में भी जो गरीब है उनका नुकसान होगा। वो सिस्टम मुंबई में लागू हो गया। अच्छा, वो लागू कर दिया पुलिस में? निश्चित तौर पे ये आरएसएस का एजेंडा था, वहां लागू कर दिया। यहाँ पे ट्रैफिक मार्शल्स होते हैं, ट्रैफिक के अलग अलग लोग होते हैं, वहां तक लागू हुआ है। और उनको जो यूनिफॉर्म दी गई है वो ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म दी गई है आर्मी की, बाय द वे, ये भी बता दूं आपको। तो बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पहले टेम्परेरी बेस पे ट्रैफिक पुलिस में एजेंसी गार्ड को रखा था जी, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। वो तो पुलिस वाले को, ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश का कोई अगर व्यक्ति जा रहा है बिना हेलमेट के और वो अगर अपनी टसन में, टसन का मतलब आप अंडरस्टूड हो जाइएगा, वो अगर अपनी टसन में है और सिपाही ने रोक लिया तो उसको वो 2-4 बातें सुना देता है, अपनी चाचा को फोन मिलाएगा, चाचा हमारे विधायक हैं, अभी देखो तुम्हारी हम वर्दी उतरा लेंगे, खाल खिंचवा लेंगे। तो वो वाला टोन तो उत्तर प्रदेश में अभी है ही है ना। तो वो होम गार्ड छोड़ो, वो जो एजेंसी का गार्ड है उसको कौन समझने वाला। तो जो पुलिस को आप अगर कमजोर कर दोगे तो अपराध और बढ़ेगा और जिस तरीके की योजनाएं वो खतरनाक। मैं ये जानना चाहता हूं कि 10 सालों में जो कास्ट कटिंग की गई इस देश में, तमाम सारे पब्लिक सेक्टर को खत्म करके या इन सारी चीज को, तो एम्पावरमेंट किसका हुआ? ये मेरा सवाल आप दोनों लोगों से, क्योंकि प्रदीप जी से मैं जरूर पूछूंगा, क्योंकि प्रदीप जी सबसे ज्यादा डिफेंड करते नजर आते हैं ना। वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि देखो ये किया मोदी जी ने, वो किया मोदी जी ने, ये बोला, आज ये ट्वीट किया। तो मेरा ये सवाल है कि जो 10 सालों में इस देश को बेचा गया उससे क्या सशक्त हुआ? ये बीजेपी बताती नहीं है, कोई श्वेत पत्र लाती नहीं है, कुछ ऐसा करके दिखाया नहीं है, क्या सशक्त हुआ? यही हम सब जानना चाहते हैं। मनोज यादव जी, यहाँ पर एक बहुत this is a very serious subject. I hope people raise it in parliament and I hope they raise it in all seriousness. I have talked to as many people as I can. आपसे मैं चाहूँगा कि आप इस पर अपना ध्यान आकर्षित करें। पिछले जब से सरकार आई है 9 जून, मतलब
कब से? 1 जून, 9 जून से सर कोई 16 के करीब, 16 या 17 के करीब टेररिस्ट अटैक्स हो गए हैं जम्मू में, जम्मू एरिया में। न जाने कितने हमारे फौजी मर गए, 15-20 हमारे फौजी मर गए, 20 के करीब मर गए, सिविलियंस मर गए, बहुत बहुत कुछ हुआ है सर। मुझे अभी तक याद है 2.5 के 3 साल पहले एक बजट एलोकेशन हुई थी, नॉट बजट एलोकेशन, डिपार्टमेंटल एलोकेशन फॉर बॉम्ब प्रूफ व्हीकल्स फॉर द आर्मी टू कम्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ये एक्चुअली हो जाना चाहिए था पुलवामा के बाद, लेकिन नहीं हुआ। आज तक हमारे फौजी जो हैं वो नॉर्मल ट्रक्स में ट्रैवल कर रहे हैं। ये लोग आते हैं, रॉकेट फायर करते हैं, बम से उड़ा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। तो लोगों में ये पूछा जा रहा है ये हो क्या रहा है, ये सुरक्षा प्रबंधन क्या है? फौजियों के ऊपर बार बार अटैक्स हो रहे हैं और हमारे फौजी मर रहे हैं। आप बाद में कहते हैं कि जो लोग आतंकवादी इन्वॉल्व थे, 3 दिन के बाद आप 2 लाशें दिखा देते हैं कि भाई ये लोग मर गए, बट दैट इज नॉट द सोल्यूशन। आपको क्या लगता है सर ये क्या हो क्या रहा है, ये व्हाट इज गोइंग ऑन सर? देखिए, जिस राष्ट्रवाद की बात बीजेपी करती है उसी पे मैं सवाल और कुठाराघात करूंगा। जैसे ये बात कही जाती है कि मतलब ये तो सैनिकों की बात है ना, कोई ट्रक उड़ जाने से थोड़ी नहीं फर्क पड़ता है, ट्रक 1 उड़ जाए 2 उड़ जाए, वो तो लोहे का है, वो तमाम सारी चीजों से बना हुआ है, उसमें जान नहीं होती है। हाँ, आर्थिक नुकसान होता है। इस देश में मैं पहले भी कह चुका हूं कई चैनल पे, आपको पता नहीं मैंने शेयर किया कि आप मुझसे पूछो इस देश में सबसे सस्ता क्या, तो मेरे जवाब एक ही है, गरीब की जान, किसान की जान, नौजवान की जान। इस देश में सबसे सस्ता। सबसे महंगा क्या मुझसे पूछिए तो मैं बता दूंगा, सबसे महंगा 1 लीटर पानी 20 रुपए का, और कुछ तो 100 रुपए का भी आता है, कुछ 150 का भी आता है, और कुछ बड़े लोग इस देश के 3000 रुपए लीटर वाला भी पानी पीते हैं। तो पानी सबसे महंगा है इस देश में, क्योंकि अगर आम आदमी को प्यास लग जाए तो उसके लिए कोई पोखर नहीं, उसके लिए कोई बेहतरीन व्यवस्था नहीं जहां वो जाके पानी पी ले। अगर उसको पानी पीना है तो उसको 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो पानी स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। उस पानी की बात कर रहा हूं जिसको पीने से आपकी भूख नहीं मिटेगी, यानी उसके लिए 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर जान सबसे सस्ती किसी की, तो गटर में उतरने वाले की, सफाई कर्मी की, उसकी जान की कोई कीमत नहीं। आर्मी में लड़ने वाले सैनिक, उसकी जान की कोई कीमत नहीं। आपने इतना बढ़िया सवाल पूछा, लेकिन आप कल्पना करो कि 10 सालों में मैं इन्हें इसीलिए प्रदीप जी से सवाल पूछा, और कोई मैं प्रदीप जी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, हो सकता है मुझे ना मालूम हो, प्रदीप जी मुझे बता दें तो कम से कम मेरे दिल को खुशी मिलेगी कि नरेंद्र मोदी ने कम से कम 10 सालों में इतना तो मजबूत कर दिया, ये तो अच्छा कर दिया। लेकिन अगर आप मुझे जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव डालोगे तो मैं एक ही बात कहूंगा कि एक 630वें नंबर का आदमी इस देश में नंबर 1 का आदमी बन गया था। यही सशक्तिकरण 10 सालों में। एक आदमी, सिंगल वन आदमी, एक राजनीतिक दल जिसपे कार्यालय भी ढंग के नहीं थे, वो सबसे मजबूत हो गया, पूरे देश में उसके कार्यालय बने। एक पार्टी के नेता सबसे मजबूत हो गया। सिर्फ इतना 10 सालों में हुआ है। बीइंग एक ह्यूमन में जो रीड करता हूँ, लेकिन ना तो किसी को बख्तर बंद गाड़ियां मिलेंगी, ना तो कोई ब्लड प्रूफ ऐसा कोई सिस्टम मिलने जा रहा है जो सर, वो भी 1.5 लाख ऑर्डर किए गए थे, केवलार बुलेट प्रूफ वेस्ट नहीं आया अभी तक। देखिए, मीडिया अगर सवाल नहीं उठाएगी, आरके जी इस बात को समझ लीजिए, और मीडिया सवाल नहीं उठाने जा रही सर, मेरे आपके सवाल उठाने से कितना असर जाएगा? माफ करिएगा, मैं बहुत मतलब इस बात को कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त। हमारे आपके कहने से कितना असर जाएगा? ये तो जब मीडिया ट्रायल्स होते हैं ना, मीडिया ट्रायल जी, I think we lost him again. Yes. But really and truly speaking, at the end of the day, we really have to work out where do we stand as far as Jammu and Kashmir is concerned, or any other terrorist or insurgent affected area is concerned. Why can't you have bomb-proof, bulletproof trucks in which to transport our boys? I mean, why not? How much is it going to cost anyway? What's the problem? We just heard today, Pradeep ji, we were sitting in our office, we had a visitor
वी आर अ विजिटर फ्रॉम द बीजेपी एंड ही सेड जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के महाराष्ट्र के प्रभारी हैं वो 7-स्टार होटल में रह रहे हैं एंड ही इज रेजिंग अ बिल ऑफ गॉड नोज हाउ मेनी लैक्स, यू आर विलिंग टू पे दैट मच। जी मनोज यादव जी सर। बिल्कुल, माफ करिएगा, वो बीच में फोन आ जाता है तो पता सर नहीं यू आर अ वेरी यू आर द मोस्ट पॉपुलर मैन इन ऑल ओवर द कंट्री जी। लेकिन ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा सर? मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, केवलार बुलेट प्रेस अभी तक नहीं आई, बॉम्ब प्रूफ बुलेट प्रूफ व्हीकल्स अभी तक नहीं आए, ये हो क्या रहा है यार, क्या कर रहे हैं ये लोग सर? मेरी बात पूरी हो जाती तो जवाब आपको अपने आप मिल जाता। प्लीज बोलिए। बीजेपी, जो मैंने बताया कि इस देश में सबसे सस्ती जान है, वो बीजेपी की नजर में है। उनके लिए जान सबसे सस्ती है। और इसके लिए मैं उदाहरण कोट करता हूं, मतलब मैं कोई एलिगेशन नहीं लगा रहा, उदाहरण के साथ बता रहा, सिर्फ एलिगेशन नहीं। 750 किसान मर गए दिल्ली की दहलीज पर जी। और उन किसानों पे, उनके परिवार वालों पे मुकदमे दर्ज हैं, कितने अभी जेल में बंद हैं, कितनों की संपत्ति को नष्ट कर दिया गया, कितनों पे उनकी गाड़ियां बंद कर दी गई दिल्ली, उनके ट्रैक्टर सीज कर दिए गए, और उस सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। उस सरकार ने उन 750 लोगों की जान की कीमत को कुछ नहीं समझा। इसलिए जो मौजूदा सत्ता है वो नहीं समझती है। आप बताओ, उत्तर प्रदेश में अभी 140 लोग मरे एक धार्मिक आयोजन, बाबा के कार्यक्रम। जी जी जी। दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल, सबसे बड़ी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था की सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 2-2 लाख रुपए दिए। यानी कि जो सरकार की जहां 100% गलती हो आरके जी, वहां पे एक आदमी की कीमत 2 लाख रुपए, उसकी जान की कीमत 2 लाख रुपए। मर गया, 2 लाख रुपए तेरे परिवार को नरेंद्र मोदी दे देंगे। कौन सा पैसे की कमी है? किस पैसे की कमी? कितना पैसे की कमी है इस देश के पास जो गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं? तो सैनिक की क्या कीमत? इसीलिए अग्निवीर लेके आए हैं कि जाएगा, शहीद हो जाएगा, उसको तो बहुत हमको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे, उसका इतना ज्यादा फंड्स भी नहीं होंगे। यानी कि आम आदमी को वो मर जाने के लिए इस सरकार की पूरी मंशा है। हम नहीं चाहते हैं, और ना समाजवादी पार्टी का कभी ये मंतव्य रहा। आप सोचो हम कैसे लोग हैं। मैं स्पेशल अपनी पार्टी की बात बता रहा हूं। जब कोई सैनिक शहीद हो जाता था, आदरणीय नेताजी के रक्षा मंत्री बनने से पहले, आरके जी आपको ये बेहतर पता है जी कि उसकी शहादत के बाद उसका पार्थिव शरीर उसके घर को नहीं आता था। वही देश है, वही देश की सरकारें थी। उनके रक्षा मंत्री बनने से पहले कितने रक्षा मंत्री रहे, कितने प्रधानमंत्री रहे। वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कितना भी बजट लगे, कितना भी पैसा लगे, उस व्यक्ति ने जिसने इस देश की रक्षा के लिए शहादत दी है, उसका पार्थिव शरीर उसके घर तक जाएगा, चाहे जितना हिस्सा बचा हो उसका, चाहे किसी टैंक के गोले से उसका शरीर के पचखड़े उड़ गए हो, चाहे उसका एक हाथ ही क्यों ना बचा हो, उसको घर तक ले जाना पड़ेगा। और घर तक नहीं ले जाना है, डीएम आएगा, एसपी आएगा, आर्मी के अधिकारी आएंगे, उसकी शहादत के बाद उसको पूरा मान सम्मान के साथ, उसकी शहादत के बाद उसका जो भी अंत्येष्टि होगी वो दी जाएगी, पूरे राजकीय सम्मान के साथ, राष्ट्रीय सम्मान के साथ। ये आदरणीय हमारे नेता मुलायम सिंह यादव जी ने किया। हम सम्मान की कीमत तक जानते हैं कि उनको सम्मान कैसे जब वो शहीद हो जाए तो देना है। और एक सरकार पे आप सवाल उठा रहे हैं, मैं सवाल उठा रहा हूं कि साहब ब्लड प्रूफ गाड़ियां दे दो। कभी भी छत्तीसगढ़ में एक ट्रक जा रहा होगा, सीआरपीएफ की कोई गाड़ी जा रही होती छत्तीसगढ़ में नक्सलाइट एरिया में, वो पूरी गाड़ी की गाड़ी उड़ जाती है जी, उड़ जाती, सब मर जाते हैं उसमें, सब शहीद हो जाते हैं। सर एक छोटी सी बात बताऊं आपको जी। आपने मुलायम सिंह यादव जी की बात की, प्रदीप जी सुनने वाली बात है। यस, मुलायम सिंह यादव वॉज दी डिफेंस मिनिस्टर। एक फाइल आई, उसके ऊपर कोई डिमांड की गई कि यार ये इक्विपमेंट चाहिए साइचिन ग्लेशियर के लिए, ये सब चाहिए, तो मंत्री जी ने साइन करके दे दिया, अप्रूव्ड, भेजिए। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाती है, ज़्यादातर क्या होता है डिफेंस मिनिस्ट्री में आकर के डिफेंस एलोकेशन के तहत फाइनली इट गोज टू द फाइनेंस मिनिस्ट्री, आफ्टर दैट द मनी इज रिलीज्ड। तो वहाँ पर किसी ने रोक लिया। आपको मालूम है सर
मुलायम सिंह यादव साहब साउथ ब्लॉक से नॉर्थ ब्लॉक गए, पहुंचे और ये कहा कौन शख्स है, कहता नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, बुलाओ कौन है। उनका कल से दे हैड ऑर्डर्ड स्नो स्कूटर्स फॉर आवर बॉयज एट द साइचिन ग्लेशियर। साइचिन ग्लेशियर में क्योंकि मूवमेंट बहुत मुश्किल होती है, स्नो स्कूटर्स ऑर्डर किए गए थे। ही हैड स्टॉप्ड। तो उनका भाई साहब आप दोनों जो है ना, वो सेक्रेटरी से ज़रा एक नीचे रैंक के, डायरेक्टर लेवल रैंक के ऑफिसर्स थे। कल से आपकी पोस्टिंग साइचिन पर है, आप वहाँ जाएंगे और आपका रिमेनिंग टेन्योर जो है आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो वहाँ पर रहेगा। आधे सेकंड में सब कुछ पास हो गया, माफ़ी मांगी गई, सब कुछ किया गया, उन दोनों को सस्पेंड किया गया। दैट वाज मुलायम सिंह यादव। एंड लेट मी टेल यू दिस, मुलायम सिंह यादव is still remembered very fondly by the entire Indian Armed Forces as one of the best defense ministers they ever had. आज तक उन्होंने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। फोर्सेस को प्रदीप जी जो भी चीज़ चाहिए थी आज तक उन्होंने मना नहीं किया। इनफैक्ट लड़ाई करी, जंग लड़ी, किसके लिए? फौज के लिए। और सर चलते चलते आपको ये भी बता दूं, कॉन्फर्मेशन आ गया है, निर्मला सीतारमण जी का खुद का स्टेटमेंट है, इट इज़ नॉट अ ग्रांट, इट इज़ अ लोन। आंध्र प्रदेश को जो 15,000 करोड़ दिए गए हैं अमरावती के लिए, वो भारत सरकार प्रयत्न करेगी वर्ल्ड बैंक और बाकी एजेंसी से आंध्र प्रदेश के लिए लाने के लिए 15,000 करोड़, उस पर इंटरेस्ट लगेगा। जो पहले ही रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट है उसको वो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट अ ग्रांट, ये 15,000 करोड़ रुपए ग्रांट नहीं है, इट इज़ अ लोन। और जो लोन अभी तक ओके नहीं हुआ है, ये भी आपको बता दूं। मनोज यादव जी, एक फाइनल में पूछना चाहता हूं, तो आज अखिलेश यादव जी ने एक ट्वीट किया है, वाराणसी के एक सीनियर प्रशासन के अधिकारी, एक एडीएम शायद था, वो हेड बट कर रहे हैं एक बेचारा प्रोटेस्टिंग चीज। क्या पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन का यही रवैया है कि एग्रेसिवनेस और क्रूरता से पेश आना? तो कैसे अखिलेश जी ने उसको ट्वीट करते बहुत आलोचना की है सरकार के। नहीं, वो जो एडीएम है ना, वो प्रैक्टिस पे है। एक्चुअली क्या था ना, जो हम अपने सराउंडिंग देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वही तो हम अपने जीवन में करते हैं। दरअसल में उत्तर प्रदेश में सांड इसी तरह मारते हैं और सांड हर रोड पे हैं, हर दुकान में घुस जाते हैं। तो वो एडीएम जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, क्योंकि बाबा जी का 7.5 साल से सांड ऐसे ही अटैक करता है किसी के ऊपर, अपना जाके सर से मार देना, पैर से मार देना, सेम लाइक दिस, बस वही कर रहा है, उसमें और कुछ नहीं है। तो ये चूंकि बेलगाम कर रखा है, छुट्टा, उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज में बोलते हैं छुट्टा छोड़ रखा है, तो ये बेलगाम अफसरशाही सांड बन गई है। ये उत्तर प्रदेश की लैंग्वेज है और मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होगी। उत्तर प्रदेश की बेलगाम अफसरशाही सांड की तरह रिएक्ट कर रही है, आम आदमी को मार रही है। हम पे लाठियां चलती हैं, जब हम कोई प्रोटेक्शन करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो हम पे लाठियां पुलिस चलाती है, बाल पकड़ के ऐसे, देखिए मैं बता रहा हूं, ऐसे हमारे कार्यकर्ताओं के ऐसे बाल पकड़ के पुलिस खींचती है, मारती है, लाठियों से मारती है। एक नहीं, इस तरह के हजारों पिक्चर्स मिल जाएंगे। तो जो जिनको सत्ता चलानी ना हो, तो उनको अगर, अब मैं वो शब्द नहीं इस्तेमाल करूंगा ना, फिर यही वो हो जाएगा कि देश के प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूं, वो बुद्धि उनकी उसी हिसाब की, जैसे सांड की बुद्धि होती है। मैं मतलब नंदी बोलते हैं उनको। ना, मैं नंदी वंदी नहीं कहूंगा। नंदी जी भगवान शिव का आदेश मानते थे जी। ये नंदी कुछ दूसरे टाइप के नंदी हैं, ये तो मार देते हैं इंसान। और अखिलेश यादव जी ने एक और भी चीज कही है कि भारत के तथाकथित क्योटो में ये हुआ है। देखिए, तो क्योटो बन गया सर। अब उस पे मैं अपनी बात जरूर कहना चाहूंगा, मतलब ये बात आपके के माध्यम से पूरे देश को बताना चाहूंगा। बनारस उत्तर प्रदेश में आता है जी। उत्तर प्रदेश पहले टेन्योर में, यानी कि 12 से 17 तक, यानी 14 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। जितना कुछ आपको बनारस में दिखेगा वो हमारी योजना के तहत था। प्रधानमंत्री का क्षेत्र था, उन्होंने जो भी रिकमेंड किया, जो भी हम लोगों से मांगा, चाहे वो सड़कों का चौड़ीकरण हो, समाजवादियों की देन, 6 ओवरब्रिज बने, वो हमारी सरकार ने पास किए, डबल लाइन्स बनी, वो हमारी सरकार ने पास किए,
बिजली 24 घंटे आएगी बनारस में, हमारी सरकार ने पास किया, या बनारस का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बनारस में जब आप घुसेंगे और जैसे ही देखेंगे अमूल की फैक्ट्री आपको दिखेगी, वो समाजवादियों की देन है। यानी कि जिस क्वेटो की बात कर रहे हैं उसमें पिछले 5 सालों में ना योगी ने कुछ किया, जो हमने काम शुरू किए थे उसी को खत्म कर दिया, और उसमें कुछ वो मंदिर वाला जो एरिया है, अब उसको प्राइवेट कहेंगे या पता नहीं उनका ट्रस्ट का है कि सरकार का, ये तो जांच का विषय है, वो उस पर ज्यादा मैं टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। उतने एरिया का डेवलपमेंट अगर छोड़ दीजिए तो जितना कुछ बनारस में हुआ है, वरुणा नदी की सफाई, वरुणा नदी कितना साफ बनेगी, उस पर कैसे उसको पक्का करके उसको कैसे स्वच्छता के साथ बनारस में बहाया जाए, ये सब समाजवादियों की देन थी। बाकी दूसरा कोई काम नहीं हुआ। जाके देख लीजिए, हाँ एक हाथ बना है कुछ ऐसे वहां नमो घाट पे, वो मोदी जैसा हाथ लगता है कि वो नरेंद्र मोदी का पता नहीं ऐसे हाथ है कि ऐसे कुछ है, जैसे मोदी जी अक्सर हाथ जोड़ते हैं, वो कुछ ऐसे ही है, बस वो उतना ही बन गया होगा। 2-4 डिब्बे की ट्रेनें चलती हैं, वहीं खिलौनों वाली गाड़ियां चलती हैं, लाइटिंग है। ये डेवलपमेंट उत्तर प्रदेश में बनारस में नरेंद्र मोदी ने किया एज ए प्राइम मिनिस्टर। बाकी हमने जो किया है वो तो हमने बिल्कुल स्पष्ट बता दिया। तो मुझे नहीं लगता है कि क्वेटो कुछ बन पाएगा। हाँ, उत्तर प्रदेश रह जाए, यही बड़ी बात हो। राइट, थैंक यू वेरी मच सर। मनोज यादव जी, बहुत मज़ा आता है आपसे बात करके। आप इसी तरह बेबाक तरीके से बात करते रहें और इसी तरीके से अपना पैना विश्लेषण देते रहें। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। हर हर महादेव। ग्रेट, you found that out. You checked. हाँ, ये प्रदीप जी ने अखिलेश यादव जी का ट्विटर हैंडल एक्स हैंडल चेक किया। आप भी देखिए उसमें, आप अखिलेश यादव के एक्स हैंडल पर जाइए और वो देखिए वो कैसे, वो बिल्कुल ज़िनेदीन ज़िदान की तरह वो बिल्कुल मार रहे हैं किसी को अपना सर से। डीएम साहब, अरे यार ये तो पहली बार देखा मैंने। व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट डूइंग? आई मीन व्हाई इज ही हेड बटिंग अ गाय? टक्कर क्यों, अपने सिर से टक्कर क्यों मार रहे हैं यार? मतलब खैर, that's it. But very interesting show, especially between Abhishek Mishra ji and Bharat Soni ji. That was very nice. Very nice. All thanks to Abhishek Mishra. I think he must get a prize. So that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। नेशन नाउ आपका चैनल है, हम लोग आपके हैं, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। घंटी बज गई है, प्रदीप जी की आयरिश क्लॉक जो है वो बज गई है साहब। 13 बार अगर आप बोलते हैं बजाने के लिए, 13 बार बजा देते। 13 बजा दिया, 13 बार। ऐसी कोई बात नहीं है। ये he's taken us seriously. I think he's going to ring it about 13 times. चलिए, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आप सब लोगों ने हमारा शो देखा, हमारे साथ रहे, और आप कृपा करके कमेंट जरूर भेजें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें अगर दिल करे आपका। फिलहाल प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।